हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, दैट इज रिगार्डिंग कोलिजंस। वर्क एनर्जी पावर हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, बाकी के पर्टिकुलर उसके टॉपिक्स। बस एक टॉपिक बचा था, मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास खत्म होने के बाद ये टॉपिक करवाया जाएगा, तो आज वो मैं करवाने जा रहा हूँ। कोलिजंस, व्हाट इज कोलिजन। आपको सिंपली इसकी नॉलेज अच्छे से है पहले से ही कि कोलिजन क्या है। इतना तो आपको पता है कि कोलिजन क्या है भाई, जब भी दो बॉडीज आपस में टकराएं उसको कोलिजन कहते हैं। यही है, यही आप लोगों ने सुना हुआ है। और कहीं पर भी इंग्लिश में कभी इसका मतलब जानने की कोशिश करी होगी कि कोलिजन क्या है, तो सिंपली इंग्लिश वाली मैडम ने भी ये बोला होगा, भाई जब भी दो पर्टिकुलर बॉडीज आपस में टकराती हैं तो वो कोलिजन माना जाता है। बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा इस चीज को मैं क्या कहने जा रहा हूं अब। कोलिजन इज एनीथिंग बिटवीन टू पर्टिकुलर बॉडीज, आइदर दे मीट ईच अदर और दे डू नॉट, बट देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज कीप ऑन चेंजिंग। उनकी जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी अगर वापस में मिले या ना मिले। उनकी अगर वेलोसिटी चेंज होगी एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से, तो ऑटोमेटिकली इट इज सेट टू बी कोलिजन। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास दो बॉडीज है सपोज, एक बॉडी है मास m1 की, दूसरी बॉडी है मास m2 की सपोज। इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, इनिशियली u1 नाम दे दिया, इसकी भी अपनी वेलोसिटी होगी u2 नाम दे दिया। ठीक। अब कंडीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करना चाहते हैं तो u1 ग्रेटर होना चाहिए u2 से, तो कोलाइड हो जाएंगे। यहाँ कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। तो भाई इनिशियली u1 u2 थी, फाइनली v1 v2 हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। बट सर यहाँ पर तो आप मिला रहे हो बॉडीज को, बिल्कुल यहाँ मिला रहा हूं। एक कंडीशन मिलके भी कोलिजन है और एक कंडीशन बिना मिले भी कोलिजन है। कैसे? सपोज कोई चार्जेस है, कोई चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं, चार्ज Q1 और चार्ज Q2। ठीक। अब ये चार्ज अगर मैं इसके पास में ले जाऊं और ये भी पॉजिटिव का और ये भी पॉजिटिव का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाना चाहिए। ठीक। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में वो आपस में मिलेंगे नहीं, बट फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में को भी अपने लोग क्या कहेंगे, कोलिजन कहेंगे। खुशी की बात यह है कि आपको जिन कोलिजन्स के बारे में पढ़ना है वो सारे के सारे कोलिजन 99.99% जो आप कोलिजन स्टडी करोगे, उनके बेसिस पर जो क्वेश्चन स्टडी करोगे, वो सारे के सारे बॉडीज कांटेक्ट में लाके जो होते हैं उन कोलिजन्स के बारे में स्टडी करोगे, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करोगे। बट एक भ्रम मुझे जो आपके दिमाग में से निकालना था कि कोलिजन तभी होता है जब बॉडीज कांटेक्ट में होती है, तो दिस इज नॉट कंपल्सरी। Collision is a particular phenomena or a property where two particular bodies change their respective velocities with respect to their initial ones। ठीक है, तो वो होता है कोलिजन। अब दूसरी चीज, टाइप्स क्या क्या है इन कोलिजन्स के, तो टाइप्स आपको बता दें जिन जिन के बारे में आप स्टडी करोगे। तो भाई टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो भाई मेजर तो आपके पास दो ही है, द टू मेन। वन इज योर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, one is your elastic collision and the other one is your inelastic collision। The other one is your inelastic collision। ये जो दो मेन है जिनके बारे में आप स्टडी करोगे, फिर इनके फर्दर इनके कैटेगराइजेशन कराया जाता है। जैसे इलास्टिक कोलिजन में अपने लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, एक पढ़ाया जाएगा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन बुक्स में ये टॉपिक आपको मिलेगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसका टॉपिक कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, और इस कंप्लीट वीडियो में अपने लोग इसी की बात करेंगे। आने वाली एक दो वीडियो जो होंगी उसके अंदर अपने लोग बाकी के कोलिजन्स की बात करेंगे। फिर इलास्टिक कोलिजन का दूसरा टाइप होता है ऑब्लीक कोलिजन। ऑब्लीक कोलिजन, ऑब्लीक कोलिजन जो टॉपिक आपको बुक्स में मिलेगा उसमें होगा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ये अपने लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और जो तीसरा होगा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ओ सॉरी इन इलास्टिक, ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा वो, सुपर इलास्टिक कोलिजन, ये इसमें नहीं आएगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? ठीक, तो ये इलास्टिक कोलिजन में आप लोग इनके बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, मैं इनके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ आपको। जैसे हेड एंड कोलिजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हेड एंड कोलिजन में दो बॉडीज, सपोज दे आर मूविंग विद u1 एंड u2 वेलोसिटी, ठीक, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो दे कोलाइड, and after collision what happens, they start moving with different velocities v1 and v2, ठीक है। उनकी जो लाइन ऑफ साइट है थ्रू आउट द पीरियड क्या रहेगी, सेम रहेगी। if the line of sight of two particular bodies is said to be same, then the particular elastic collision is said to be in one dimension, then not moving in two dimensions। x एक्सिस के along है तो x एक्सिस के along ही रहेंगे, तो ऐसे में उस particular collision को क्या कहा जाता है, हेड ऑन collision। दूसरी बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन की। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, सपोज दो पर्टिकुलर बॉडीज मूव कर रहे थे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट टकराने के बाद वो किसी एंगल पर मूव करना शुरू कर दे, किसी एंगल पर मूव करना शुरू कर दे, तो दिस इज सेड टू बी वेलोसिटी u1, दिस इज सेड टू बी वेलोसिटी u2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। इन सच अ कोलिजन जो पर्टिकुलर दो डायमेंशंस कवर करे, उस इलास्टिक कोलिजन को नाम दिया जाता है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। यहां उसका दूसरा नाम होता है ऑब्लिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक पटाखा रखा हुआ है, वो फट जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। फिर इन इलास्टिक कोलिजन का एक ही पर्टिकुलर टाइप अपने लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें अपने लोग क्या स्टडी करेंगे भाई, वो भी समझ लो। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में अपने लोग क्या पढ़ेंगे कि जब भी दो पर्टिकुलर बॉडीज एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, ये वेलोसिटी u1, ये वेलोसिटी u2, आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में मिली, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों अब कॉमन एक वेलोसिटी v से मूव करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे पर्टिकुलर कोलिजन को नाम दिया जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बात समझ लीजिए जल्दी से, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब अपना जो पहला जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज हेड ऑन कोलिजन। अब देखो भाई, ये सारे के सारे कोलिजन्स एक कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, सुपर इलास्टिक हो, हेड ऑन हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे कोलिजन एक कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो नोट के लिख लीजिएगा, नोट करके, ऑल द टाइप्स of collisions are based on conservation of momentum। ठीक, अब आपको एक हैरानी होगी, अगर आप लोग ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हो, अगर ये ऑलरेडी एक टॉपिक आप कर चुके हो, तो आपको एक हैरानी होगी जान के कि नहीं सर, एक कंजर्वेशन और है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने बुक्स में स्टडी करा, बिल्कुल स्टडी करा होगा, बुक्स सारी की सारी गलत है। एस.सी. वर्मा को फॉलो करिए, कभी धोखा नहीं खाओगे, बहुत बार इसका प्रचार कर चुका हूं मैं। एस.सी. वर्मा बेस्ट बुक है भाई, उसमें आप पढ़िए, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, वहां पर ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज सेम, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजंस आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम रिमेन्स सेम। But on the other hand, if I talk about kinetic energy with respect to time, so then the graph for kinetic energy with respect to time will be something like this. This is the time when collision is taking place. Before collision, kinetic energy was this much, and after collision also the kinetic energy will be this much. But you can simply see that kinetic energy is not same. Some sort of work is being done during that particular collision.
सपोज अगर ये पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रही है u1 वेलोसिटी से, ये पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रही है मास m2 की u2 वेलोसिटी से, तो जब वो कोलाइड हुई होंगी यार, तो समथिंग ऐसे बेंड हुई होगी, समथिंग आपस में डिफॉर्म हो गई होंगी, उनकी शेप चेंज हो गई होगी। शेप चेंज हुई होगी तो उनकी वेलोसिटी क्या वही नहीं होगी जो पहले थी? u1 u2 नहीं होगी, नहीं ना, वेलोसिटी चेंज हुई होगी। कुछ टाइम के लिए वो आपस में एक दूसरे को रोक रही होगी, और रोकने के बाद उनका डिफॉर्मेशन ने क्या करा होगा, फिर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाया होगा, और फिर से उनको एक नई वेलोसिटी मिली होगी। वो नई वेलोसिटी v1 और v2 के फॉर्म में मिली होगी। तो भाई बिफोर कोलिजन इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, आफ्टर कोलिजन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। बट ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा पॉसिबल नहीं। ड्यूरिंग कोलिजन कुछ काम करा जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सारा का सारा कन्वर्ट हो जाती है उस काम को करने में, कोलिजन को करने में। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, गिर जाती है। क्यों? अब उस समय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम है। क्यों? वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? टकराएंगी दो चीजें, हीट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आ रही है, कौन दे रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी दे रही है। तो साउंड और हीट, वो सारी की सारी एनर्जी आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी से आ रही है। और फिर एकदम से वो फिर से मूव करना शुरू कर जाती है, तो फिर से मूव करना शुरू कर देंगे उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। तो वो v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी मिलके मासेस m1 m2 के साथ फिर से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। अब उन दोनों का जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो इनके सम के बराबर होगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये है बुक्स में लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस। नहीं यार प्लीज ये मत पढ़ना। एससी वर्मा का एक क्वेश्चन भी है, आप अगर फॉलो कर रहे हो एससी वर्मा तो आपने देखा होगा, डू द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग फॉलोड इन इलास्टिक कोलिजन? तो वहां पर उसका सिंपल आंसर होगा नो, ट्रू और फॉल्स। अगर ऐसा है, ऐसा नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो कोई कंजर्वेशन ही नहीं। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी होता है यार। कंजर्वेशन किसका होता है? मैकेनिकल एनर्जी का होता है। ठीक है, तो प्लीज ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकती है, वो भी हर केस में नहीं, वो भी ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखा देता हूं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में दो प्रॉपर्टीज आपने जो ध्यान में रखनी है। पहली, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा ना कोई, है ना। दो गाड़ियां आपस में टकराई, कोई तीसरी चीज तो नहीं उनके ऊपर लग रही आके, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व, दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम थ्रू आउट द पीरियड विल बी कंजर्व। पहली प्रॉपर्टी ये आपने याद रखनी है। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाना है, ये लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये दो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लगानी होगी, और डेरिवेशन आपको इसलिए मिल जाएगा। अब डेरिवेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हेड ऑन कोलिजन था ना अपना, देखते हैं हेड ऑन कोलिजन। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसका। उसके ऊपर फिर अपने लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको समझाएंगे। तो देखो, दो बॉडीज मान लिया ना, एक बॉडी मान ली मास m1 की, दूसरी बॉडी मान ली मास m2 की। ठीक है, ये मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से, ये मूव कर रही है वेलोसिटी u2 से। ठीक, अब यहाँ पर हुआ कोलिजन, यहाँ पर हुआ इसका कोलिजन, मास m1 इसका मास m2। ठीक, ये मूव करना शुरू कर देगी अपनी वेलोसिटी v1 से, और ये मूव करना शुरू कर देगी अपनी वेलोसिटी v2 से। भाई कोलिजन के बाद उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटीज तो मिलेगी ना, तो वेलोसिटीज v1 v2 आ गई। ठीक है, अब लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको कंजर्वेशन रूल याद भी होना चाहिए। तो भाई बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1
प्लस M2V2, ठीक। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, M1V1 को इधर ले आऊं तो M1 ब्रैकेट में क्या बनेगा U1 माइनस V1, M2U2 को उधर ले जाऊं तो M2 ब्रैकेट में क्या मिलेगा V2 माइनस U2, मतलब M2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या मिला V2 माइनस U2। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। एज ऑल्सो kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision, that is initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. So initial half m1 u1 square plus half m2 u2 square will be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square, ठीक। तो यहां से हाफ सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो m1 वाले टर्म्स को जैसे एक तरफ ले आएंगे तो m1 इधर बाहर आ गया तो क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, उधर m2 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। मैंने क्या करा, मैंने m2 वाले टर्म्स एक तरफ ले गया, m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले गया। अब ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या करा, डिवाइड करा। जब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं तो ध्यान से देखो आपके पास क्या मिलता है, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाय m1 ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 होल डिवाइडेड बाय m2 ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला नहीं है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, तो क्या मिला u1 माइनस v1 अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू एज इट इज इधर भी मिलेगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिला u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। अब भाई कोलिजन तभी पॉसिबल था ना जब u1 ग्रेटर होता है u2 से, तो मैं पहले बता चुका हूं। यहां से हो जाएगा कोलिजन, नहीं हो पाएगा। अपने u2 को इधर ले आओ, v1 को उधर ले जाओ, तो u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक। इन दोनों के डिफरेंस को यहां पर लिखा हुआ है, इन दोनों की वेलोसिटीज के डिफरेंस को यहां लिखा हुआ है, दैट इज u1 माइनस u1 माइनस u2। आपको याद होगा velocity of one with respect to velocity of two, that is v1 2 समथिंग ऐसे कभी पढ़ा हो रिलेटिव वेलोसिटी में, तो क्या लिखा जाता था v1 माइनस v2, याद है? याद है? तो वही समथिंग यहाँ पर है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ टू। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या लिखूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन आफ्टर कोलिजन, ठीक। अब एक चीज और देखो भाई, ये u1 वेलोसिटी बढ़ी है u2 से, तो धीरे धीरे ये आपस में क्लोज आती रहेगी, किसकी वजह से, u1 की वजह से। मतलब u1 इज अप्रोचिंग u2 वेलोसिटी वाली बॉडी, u1 वेलोसिटी जो है m1 वाली बॉडी की, वो धीरे धीरे अप्रोच कर रही है किसको, m2 को। तो देखा जाए इनका जो आपस में डिफरेंस आ रहा है u1 माइनस u2, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या है, इनको अप्रोच करवाने की है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है। अब देखो यहां पर क्या होगा, v1 और v2 वेलोसिटी संग, तो भाई ये इससे टकराई, जब ये इससे टकराई, जो कैरम अपने आप लोगों ने अगर कभी खेला है, स्ट्राइकर मारा होगा गोटी को, तो गोटी भाग जाती है तेजी से और स्ट्राइकर की वेलोसिटी हल्की हल्की हो जाती है। तो वही सिलसिला कुछ यहाँ पर होगा कि टकराने के बाद जो पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसकी ज्यादा थी वो वेलोसिटी कम हो जाती है, और जिसकी कम थी वो ज्यादा हो जाती है, तो v2 बढ़ जाता है v1 से, और v2 बढ़ने की वजह से बॉडीज के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दो बॉडीज के बीच में अप्रोच जो हो रहा है इन दोनों के वेलोसिटीज के डिफरेंस की वजह से, वो किसके बराबर होगा? दो वेलोसिटीज का सेपरेशन के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? तो जिसकी वजह से मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। एक चीज यहां से ये भी समझ में आती होगी। क्लियर है? तो 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और 10 मिनट का टाइम लो और जल्दी से इस डेरिवेशन को कर लो, क्योंकि इसके ऊपर अपने लोग करने जा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। जल्दी से कर लो, जल्दी से। चलिए करते, पॉज कर ली होगी शायद आप लोगों ने वीडियो, समझ लिया होगा सारा फंडा। अब करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला मत भूलना, कौन सा? u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। इन दोनों फॉर्मुलेस को अपने दिमाग में रख लेना, बस क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छे से। सपोज दो बॉडीज है भाई, एक बॉडी है 1 किलो की, ठीक, और दूसरी बॉडी है मास m की, या मान लो 2 किलो की, ठीक। कोलिजन हुआ भाई, दोनों बॉडीज यहां पर आके कोलाइड हुई। इसकी वेलोसिटी थी सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी थी भाई सपोज मान लो 5 मीटर, ना 5 तो हो ही नहीं सकता यार, कम ही होगी ना इससे, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको 5 कर दूंगा कभी कोलाइड करेंगे? नहीं करेंगे ना, ठीक। अब ये 1 किलो वाली की वेलोसिटी हमें पता करनी है, कितनी होगी, और ये 2 किलो वाले की वेलोसिटी पता करनी है, ये कितनी होगी, ठीक। अब टाइम देता हूं आपको, कम से कम 5-10 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सिंपली क्या है, फाइंड करना है v1 एंड v2, और कुछ फाइंड करना है v1 एंड v2, ठीक। फॉर्मूला आपके पास एक ही है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, v2 माइनस v1, ये लगाइए। और दूसरा है कंजर्वेशन वाला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जल्दी से ट्राई करिए क्वेश्चन, जल्दी से, ठीक है। अब देखो, u1 की वैल्यू पता थी 3, u2 की वैल्यू पता है 1, v2 माइनस v1 नहीं पता है, तो v2 माइनस v1 की एक इक्वेशन आपके पास आ जाती है, ये वाली इक्वेशन नंबर हो गई 1। दूसरा m1 की वैल्यू पता है 1, u1 की वैल्यू पता है 3, तो 1 इंटू 3, प्लस m2 की वैल्यू पता है 2, u2 की वैल्यू पता है 1 इज इक्वल टू m1 1, v1 नहीं पता है, m2 2, v2 नहीं पता है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, v1 प्लस 2v2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, मिल जाता है 5। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है भाई, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो माइनस v1 प्लस v1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो v2 प्लस 2v2 कितना आएगा, 3v2 और इधर 5 प्लस 2 बन जाएगा 7, तो v2 की वैल्यू कितनी, 7/3 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू कितनी, 7/3 मीटर पर सेकेंड। अब v2 आपके पास है, v1 पता कर लो। तो देखो v2 की वैल्यू 7/3 मैं इसमें पुट करता हूँ, माइनस का v1 इज इक्वल टू 2, इसको उधर भेजो, माइनस का v1 इज इक्वल टू 7 2 माइनस 7/3, तो आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 7/3, तो माइनस का v1, तो माइनस आ रहा है, ध्यान से देखिए इधर, तो माइनस का v1 इज इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v1 इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर आपके पास है, करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ना, अब आगे सुनो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि भाई सपोज अगर कोई बॉडी है जिसका मास है 1 किलो, मूव कर रही है किसी यू वेलोसिटी से, दूसरा मास है m, अब वो बॉडी कहाँ है, रेस्ट पर है, ठीक। फिर उनके बीच में कोलिजन हो जाता है, कोलिजन होने के बाद ये जो बॉडी है 1 kg वाली, ये वापस आ जाती है भाई किसी वेलोसिटी से u/3, और दूसरी बॉडी है मास m की, उसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है भाई कितनी होगी। नहीं नहीं, उसकी वेलोसिटी है v, कितनी है उसकी वेलोसिटी है v, हमें वो भी पता नहीं है, बस ये पता है कि v वेलोसिटी। तो हमें यहाँ से पता क्या करना है, फाइंड पता करना है, मतलब फाइंड करना है m की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करिए जरा जल्दी से।
देखो निकाल पाओगे या नहीं। चलो ट्राई कर लिया होगा, अब देखते हैं। देखो फॉर्मूला वही u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1, एक तो ये लगाया होगा। दूसरा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो u1 की वैल्यू कितनी, u माइनस u2 की वैल्यू कितनी 0, v2 की वैल्यू कितनी माइनस का u/3 माइनस, ये समझिएगा यहाँ पर माइनस, और v2 की वैल्यू कितनी, v1 की वैल्यू कितनी, सॉरी ये गलत हो गया, v2 की वैल्यू वो है v, और v1 की वैल्यू कितनी है माइनस का u/3। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा u इज इक्वल टू v प्लस u/3, u/3 इधर आया तो u माइनस u/3 इज इक्वल टू v, और क्या मिलेगा v विल बी इक्वल टू रखे 2u/3। ठीक है, ये आपके पास आ गई v की वैल्यू। ठीक, आपको तो m निकालना है। चलो देखो इसमें m पुट करेंगे तो इसमें शायद मिल जाए m की वैल्यू। m1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू u प्लस m2 की वैल्यू m, u2 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, v1 की वैल्यू माइनस, माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू m, v की वैल्यू, v2 की वैल्यू v। इसको आप सॉल्व करते हैं तो u इज इक्वल टू माइनस u/3 प्लस m, v की वैल्यू 2u/3, ये इधर आ जाता है तो u प्लस u/3 इज इक्वल टू 2mu/3। तो 4u/3 विल बी इक्वल टू 2mu/3। तो 2 3 से 3 गया, u से u गया, और 2 2 जा आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 kg। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में शायद हो जाने चाहिए। देखो ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके चल आगे देखिए भाई, आगे भी और क्वेश्चन हैं। अब देखो, चलो अब बात करते हैं कि सपोज जो बॉडीज आपकी पहले मूव कर रही थी इनिशियली u1 और u2 वेलोसिटीज के साथ, इसकी वेलोसिटी थी u2 और वो कोलाइड हुई। ठीक है, मान लिया कोलाइड तो हुई थी, और कोलाइड होने के बाद वो मूव करने लग गई v1 और v2 वेलोसिटीज के साथ। ठीक, ये मूव करने लगे v1 और v2 वेलोसिटीज के साथ। पता अब ये करना है कि v1 और v2 वेलोसिटीज अगर निकालनी हो डायरेक्टली तो कैसे निकालेंगे। अभी अपने लोगों ने कंजर्वेशन और वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अपने लोगों ने लगाया और निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का। बट अगर डायरेक्टली फॉर्मूला इसका पता चल जाए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अपने पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आया था पहले, वो था u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आई, और अपने पास ऑलरेडी एक क्या चीज थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का अपने लोगों ने अब यूज कर। अब यहां से आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम फर्स्ट v2 उठाइए, तो v2 की वैल्यू क्या मिलती है u1 माइनस u2 प्लस v1। तो ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक, तो यूजिंग थर्ड एंड सेकंड वी गेट, चलो क्या मिलता है आप लोगों को, देखो तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 एज इट इज प्लस m2 v2 की जगह ये पुट कर दो, तो u1 माइनस u2 प्लस v1 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m1 v1 एज इट इज मिला प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ठीक, इधर क्या मिला, इधर था अपने पास ऑलरेडी m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक, जो v1 वाले टर्म्स है उनको एक तरफ रहने दो, बाकी u1 और u2 वाले टर्म्स को इधर ले आओ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v1 वाला टर्म कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या मिला m1 प्लस m2। क्लियर, अब यहां पर m2 u2 ये m2 u2 ये, तो प्लस का 2 m2 u2 तो ये हो गया। इधर देखो u1 कॉमन आएगा तो m1 माइनस m2
ये बिछा, u1 कॉमन आ गया, इधर क्या है v1, और v1 के साथ जो मास है उसको दोनों में ले जाओ नीचे, तो m1 प्लस m2 ये, तो m1 प्लस m2, ठीक, तो ये v1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, सिमिलरली तो आपके पास v2 की वैल्यू भी तो आएगी, तो 1 को 2 से रिप्लेस कर दो बस, तो m2 माइनस m1 ब्रैकेट में आपके पास यहाँ आया u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गई v2 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये v2 की वैल्यू आ गई और ये आ गई v1 की वैल्यू, ये v1 की वैल्यू आ गई। तो भाई कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज v1 v2 हैं वो आपको इन फॉर्मूले से डायरेक्ट भी मिल सकती हैं। जरा थोड़ी देर पहले जो करे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में वो गिवन वैल्यूज को डायरेक्टली लगा के देख लीजिए, इन फॉर्मूलेज में आपको आंसर v1 v2 के डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, वही सेम आंसर आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। केसेस करते हैं, देखो भाई केसेस क्या क्या हो सकते हैं, केसेस। तो केस नंबर 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, अगर आता है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, अगर m आ जाता है तो क्या करेंगे, तो ये देखो v1 की वैल्यू क्या बन जाती है, v1 विल बी इक्वल टू m माइनस m, 0 into anything 0 divided by anything 0 plus 2 m into u2 divided by m plus m 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया तो क्या मिला u2, तो भाई v1 की वैल्यू u2 के बराबर आ गई, v1 की वैल्यू u2 के बराबर आ गई। सिमिलरली आप पुट करके देखो वैल्यूज, पुट करके देखो वैल्यूज, v2 की वैल्यू u1 के बराबर आ जाएगी। तो भाई अगर दो पर्टिकुलर बॉडीज का मास सेम है, अगर दो पर्टिकुलर बॉडीज का मास सेम है और वो आपस में कोलाइड हो जाती हैं तो उनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन करवाता हूं मैं, देखना जरा, क्वेश्चन करवाता हूं, ये सपोज है कोई वर्टिकल सर्कल, ठीक है, इसमें टॉप पॉइंट पे दो बॉडीज रखी हैं, एक ये और एक ये, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं 2v है और इसकी वेलोसिटी यहां पर v है, सी पॉइंट है, ठीक। अब हो क्या रहा है, कहा जा रहा है कि भाई इसको यहां से रिलीज करा v वेलोसिटी, इसको यहां से रिलीज करा 2v वेलोसिटी, तो दोनों का मास भी सेम है, ये मास m और ये मास भी m है। अब आप खुद सोचो, जिसकी वेलोसिटी 2v है वो इससे 2 गुना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक। पूछा ये गया है कि ये पता करिए कितने कोलिजन्स कवर करने के बाद ये दोबारा से सी पॉइंट पर आके फिर से मीट करेंगे, कितने कोलिजन्स होने के बाद ये दोबारा से सी पॉइंट पर मीट करेंगे। क्वेश्चन को समझिए, टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने कोलिजन्स के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, फिर जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर सपोज यहाँ गए फिर वापस आए, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया होगा, ये फिर से वापस गए, फिर से कोलाइड हुए, फिर से वापस गए, तो कितने कोलिजन्स करें और वापस यहाँ पहुंच जाए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, जो 2v वाला बॉडी है और एक v वाली बॉडी है, तो 2v वाली बॉडी क्या करेगी, v वाली बॉडी से 2 गुना डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 गुना, ठीक। मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को क्या करता हूं, 3 हिस्सों में बांट देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी टू रेशियो 1 है तो मैंने सर्कल को भी 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक। अब जब मैंने दोनों को रिलीज करा, ये वाली बॉडी जो v वाली जिसकी वेलोसिटी v है, इसने एक डिस्टेंस कवर करा होगा, तो उतने टाइम में इसने उसका 2 गुना डिस्टेंस कवर करा होगा, तो 2 गुना डिस्टेंस ये हो गया और उसका 1 गुना, तो यहां पर आके मिलेंगे। जब ये यहां पर आके मिलेंगी, कोलिजन होगा, तो सेम मासेस की जो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, ठीक। तो इसका मतलब v वाले की वेलोसिटी 2v, ध्यान से देखो, कोलाइड होके वापस आनी है, और जो 2v वाली वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी v हो जानी है, मासेस सेम थे इसलिए, ठीक। अब इस बार ये 2 गुना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 2 गुना कौन सा, ये और ये 1 गुना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन पर ये यहां मीट कर रही है, 2 कोलिजन हो गए यहां पर, ठीक है। अब ये वाली बॉडी यहां आ चुकी है और ये वाली बॉडी घूम के यहां आ चुकी है, तो इसकी वेलोसिटी जो 2v थी वो इसको मिल जानी है, ठीक। तो ये आ गई 2v और इसकी वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी जो 2v थी वो इसकी हो जानी है v, इंटरचेंज हो गई फिर से वेलोसिटी। ऐसे देखो, ये आपके पास बॉडी x, ये आपके पास बॉडी y, x बॉडी ये है, y बॉडी ये है,
एक्स वाली बॉडी अभी यहां पहुंची, वाई वाली बॉडी अभी यहां पहुंची। इनिशियली y की वेलोसिटी कितनी थी, 2v थी, तो पहले कोलिजन के बाद y की वेलोसिटी v हो गई। x की वेलोसिटी इनिशियली v थी, तो उसकी वेलोसिटी पहले कोलिजन के बाद 2v हो गई। दूसरे कोलिजन के बाद क्या हुआ, y वाले की वेलोसिटी 2 गुना हो जानी है, इंटरचेंज हो जानी है, तो पहले v थी अब 2v हो गई। ठीक, अब ये 2 गुना डिस्टेंस कवर करेगी। 2 गुना डिस्टेंस का मतलब यहाँ, ये 1 गुना तो यहाँ, तो अब ये दोबारा फिर से जाके पॉइंट सी पर कितने कोलिजन के बाद मिली, 2 कोलिजन के बाद। अगर ऑप्शन आते सपोज 1 2 3 4, तो आंसर कौन सा, आंसर आप ये वाला टिक कर लेते। बात समझ में आ गई ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो जल्दी से एक बार, ये कितने कोलिजन के बाद आपकी ये पर्टिकुलर बॉडी यहाँ पर मीट कर सकती थी। ठीक है, अब देखो अगला केस करते हैं। फॉर्मूले रहने देंगे, केसेस करते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है इफ बॉडी ऑफ मास m2 इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर हुई, अगर वो रेस्ट पर हुई तो क्या होगा, तो बॉडीज के वेलोसिटीज क्या क्या हो जाएंगी। तो देखो m2 का मतलब u2 की वैल्यू 0, तो v1 क्या बन जाएगा, तो v1 की वैल्यू बन जाएगी, u2 0 है ना, ये तो रहेगा कंप्लीटली, u2 0, तो ये तो रहेगा, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी u1 की थी उसकी वजह से v1 की वेलोसिटी आएगी, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v2 विल बी इक्वल टू, तो v2 ये, तो u2 0 है ना, तो ये तो रहेगा ना, तो 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, सेकंड केस के सब केसेस देखो, सब केसेस। अब इसमें बोला गया है इफ m1 m2 के बराबर हो जाता फिर क्या करते हैं, अगर m1 m2 के बराबर हो जाएगा फिर क्या करोगे, तो उस केस में v1 विल बी इक्वल टू m माइनस m, जीरो जीरो जीरो, v1 जीरो हो जाएगा। और v2 की बात करें तो v2 2m अपॉन 2m इंटू u1, तो वही सेम चीज आ गई, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगे। ये मूव कर रही थी, ये रुकी हुई थी, तो होगा क्या, जो पहले मूव कर रही थी वो रुक जाएगी और जो पहले रुकी हुई थी वो मूव करना शुरू कर देगी, वेलोसिटी फिर से इंटरचेंज हो जाएगी। जिसकी पहले वेलोसिटी 0 थी उसकी वेलोसिटी इनिशियल वाले के बराबर हो जानी चाहिए, तो दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी u1 के बराबर हो जाएगी, और पहली वाली बॉडी जिसकी वेलोसिटी u1 थी वो रुक जाएगी क्योंकि वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो गई। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं भाई, देखो अब आगे देखना। ठीक, 2 केसेस, तीसरा केस, तीसरा केस देखो, इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और u2 की वैल्यू फिर से 0, u2 की वैल्यू फिर से 0। ठीक है, ध्यान से देखो v1, तो v1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m2 बहुत बड़ा, m1 बहुत बड़ा है m2 से, m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो m2 इसमें से माइनस होने जाएगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, और साथ में साथ m2 इसमें ऐड होने जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो m1 u1 डिवाइडेड बाय 2m1 ना, ओनली m1 प्लस प्लस m2 इंटू u2 तो 0 है, तो ये तो 0 ही रहा, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 के बराबर, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 के बराबर। m1 बहुत बड़ा है ना, किससे, m2 से। ठीक, तो u2 रुका हुआ है। ठीक, तो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी v1 की वो u1 के ही बराबर रहेगी। ओके, तो v2 की वैल्यू देखेंगे एक बार क्या होगी, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v2 विल बी इक्वल टू m2 में से m1 माइनस होने जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या, माइनस m1, ठीक है, साथ में u2, ठीक, होल डिवाइड बाय m1 प्लस, अच्छा u2 तो 0 है, ये तो 0 ही रह गया। ठीक है, प्लस 2m1 into u1 होल डिवाइडेड बाय
सिंपल m1, तो m1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, ट्वाइस ऑफ लियो भाई। जो रुका हुआ था उसकी वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी किसके, उसकी अपनी वेलोसिटी जो पहले की थी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1, तो रुकी हुई चीज की वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी भाई। बट जो मास m1 है, बहुत भारी भरकम कोई चीज आई, बहुत हार्ड सा एक बड़ा सा पत्थर टूट गया, आगे रखी हुई एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कोई गेंद, वो बड़ा सा पत्थर आया, टकराया उसको, कईयों के दिमाग में ऊपर से रोल कर जाएगा। सपोज अगर वो कोलाइड कर रही है, तो वो जो छोटी सी गेंद होगी वो ट्वाइस उसकी वेलोसिटी के मूव करना शुरू कर देगी। क्या बट इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो वेलोसिटी एज इट इज है, v1 u1 के बराबर, बट छोटी वाली चीज की वेलोसिटी 2 गुना हो जाए, छोटी वाली चीज की वेलोसिटी 2 गुना हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगर m1 बढ़ा जाता है m2 से, ये कुछ केसेस है ऐसे। ठीक है, अब अगर अरे यार फॉर्मूले रब नहीं करने चाहिए थे, फॉर्मूले रब नहीं करने चाहिए थे। अब अगर एक चीज आपको बता दूं, सपोज ये फॉर्मूले क्या थे, v1 विल बी इक्वल टू क्या था, m1 माइनस m2 इंटू u1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। अब आपके सामने ये फॉर्मूला है, आपको कंडीशन दे रहा हूं। ठीक है, अगर m2 बड़ा होता बहुत बहुत किससे, m1 से, और साथ में साथ वो रुका होता, साथ में साथ वो रुका होता, फॉर्मूले का यूज करके आप खुद नोटिस करना कि बहुत छोटी चीज जब बहुत बड़ी चीज से टकराएगी तो बड़ी चीज तो वही की वही रुकी रहेगी, तो छोटी चीज टकराई तो क्या करेगी, वापस आएगी। तो इसका मतलब m1 वाले की जो वेलोसिटी v1 है, तो v1 कैसी आनी चाहिए, वापस वाली आनी चाहिए, दैट इज नेगेटिव आनी चाहिए। बट v2 की वैल्यू 0 ही रहेगी, वो वहीं की वहीं रुकी रहेगी। निकाल के देखो अपने आप, जल्दी से निकाल के देखो। ओके 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 ओके, कर लिया, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कोलिजन्स का एक पार्ट है। ठीक है, और कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको डिनोट करा जाता है ई के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ई विल बी इक्वल टू व्हाट, रेशियो होती है किसकी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को अगर अपने लोग डिवाइड कर दें किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ, तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट इट सिग्निफाइज, it basically it basically tells us the टाइप ऑफ कोलिजन, कौन से टाइप का कोलिजन है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डू इट हैज एनी सॉर्ट ऑफ यूनिट्स, नो, इट हैज नो यूनिट्स। कैसे पता चला इट हैज नो यूनिट्स, ध्यान से देखो, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होगा। अब किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बॉडीज कोलाइडिंग, नेचर ऑफ बॉडीज कोलाइडिंग। जो पर्टिकुलर बॉडीज कोलाइड हो रही होंगी ना, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जो ग्लास बॉल्स अगर आपस में कोलाइड करते हैं, ग्लास बॉल्स, तो ई की जो वैल्यू होती है 0.95 लगभग। और अगर मैं लेड बॉल की बात करूं, लेड बॉल्स अगर वो आपस में कोलाइड करती हैं तो ई की वैल्यू 0.20, काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूं क्या, टाइप ऑफ कोलिजन कैसे। तो मैं एक तरफ लिखता हूं टाइप ऑफ कोलिजन, जितने भी अभी तक अपने लोगों ने कोलिजन्स के बारे में डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, वो सारे के सारे कोलिजन्स की बात करते हैं। और इधर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि ई है, उसकी बात करते हैं।
और एक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ठीक, तो आप किसी कोलिजन का नाम बताइए। ओके, मुझे आवाज आई अभी थोड़ी। तो क्या थी? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 की वैल्यू अपने लोगों ने डिराइव करी थी u1 माइनस u2 के बराबर होती है। अगर ये बराबर होगी तो ऑटोमेटिकली e की वैल्यू 1 के बराबर होगी। e की वैल्यू अगर 1 के बराबर हुई तो टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी व्हाट? इलास्टिक कोलिजन। तो ऑप्शंस दे रखे होंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन, और वहां पर क्वेश्चन में आ जाएगा इफ द वैल्यू ऑफ ए इज समथिंग दिस मच देन व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलिजन। तो टाइप ऑफ कोलिजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर दूसरा केस करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, तो ध्यान से देखो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। तो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, वेलोसिटीज पहले से कम हो जाती है। तो जब वेलोसिटीज पहले से कम हो जाएंगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा v2 माइनस v1 विल बी लेस देन u1 माइनस u2। ये अपने लोग कल या परसों जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा आपको मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि v2 माइनस v1 इज ऑलवेज लेस देन u1 माइनस u2 इन केस ऑफ इनइलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है और v2 माइनस v1 की वैल्यू लेस हो जाती है किससे? u1 माइनस u2 से। तो क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखिए, अगर ये v2 माइनस v1 इज लेस देन, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज लेस देन 1, है ना, ये इधर आ गया। तो ये चीज क्या है? ये तो e है, e इज लेस देन 1, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1, e इज वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो e की वैल्यू लेस देन 1 किस केस में होगी? इन इलास्टिक कोलिजन के केस। तो जैसे ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो ये कौन सी कोलिजन को बिलोंग करेंगे? हमेशा इन इलास्टिक कोलिजन। फिर थर्ड बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने आपको शुरू में बताया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? कोलिजन के बाद दो बॉडीज एक साथ मूव करती हैं, उन दोनों की बॉडीज एक जैसी होती है, सेम वेलोसिटी, मतलब v1 v2 का बराबर हो जाती है। अब अगर v1 v2 का बराबर हो जाएगी तो उनका डिफरेंस जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो e की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन विल टेक प्लेस। और एक कोलिजन मैंने और बताया था शायद, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक, सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सुपर इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली रेशियो बढ़ जाएगी, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बढ़ जाएगा, तो ई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के केस में। ये टेबल जो है इसको याद कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? कर लिया, चलो कर लिया होगा। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कोलिजन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर सपोज पेंडुलम के केस में इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि उसके रिगार्डिंग ऐसा फॉर्मूला आ सकता है, तो वो फॉर्मूला भी अपने लोग डिराइव कर लेते हैं रिगार्डिंग पेंडुलम। कैसे? ध्यान दीजिएगा। सपोज एक पेंडुलम है ना, और एक बॉडी है यहाँ पर मास स्मॉल एम की, और एक बॉडी है यहाँ पर मास कैपिटल एम की। ये एक हाइट h से रिलीज करी जा रही है, एक हाइट h से रिलीज करी जा रही है। ठीक, कोलिजन हुआ, छोटी बॉल है, ये वापस आ गई, ये वापस आई, और ये कोलिजन के बाद आगे चलेगी, ये कोलिजन के बाद आगे चलेगी। तो इसने एक हाइट कवर करी h1, इसने एक हाइट कवर करी h1, और इसने एक हाइट कवर करी होगी कितनी? h2। ठीक, अब आप खुद सोचिए, जब यहां पर है और यहां से मैं इसको जब रिलीज करूंगा, तो रिलीज करने के बाद h हाइट कवर करने के बाद इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी, एक एक्सेलरेशन g की वजह से। वो वेलोसिटी कितनी होगी? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो u तो इनिशियली जीरो है ना, टकराएगी जाके, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g, s की जगह h आ जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी? अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अगर मैं इस बॉडी को मास m1 नाम देता हूं, इसको नाम मास m2 नाम दूं,
तो बिफोर कोलिजन की अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, बिफोर कोलिजन होने से पहले, जस्ट पहले, मास m1 वाले की वेलोसिटी जिसको मैं u1 कहूंगा वो कितनी होगी, √2gh, जो मैंने वही निकाली, h हाइट की वजह से कितनी हुई, √2gh। ठीक, u2 की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये रुकी हुई है वहां पर। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन हाइट h1 की वजह से इसकी जो वेलोसिटी आई होगी वो कितनी होगी, v1 कितनी, √2gh1, और v2 की वैल्यू कितनी, √2gh2। भाई अगर इसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई होगी तभी तो हाइट h1 तक गई, और इसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई होगी तभी हाइट h2 तक गई। कोलिजन के बाद दोनों के वेलोसिटी तो मिली होगी ना, जस्ट कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 रही होगी, इसकी वेलोसिटी v2 रही होगी, तभी तो इनको हाइट h1 मिली, इसको हाइट h2 मिली। ठीक, अब यहां से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला वो क्या कहता है, E विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 की वैल्यू √2gh2 माइनस v1 की वैल्यू √2gh1 होल डिवाइडेड बाय u1 की वैल्यू कितनी, √2gh माइनस u2 की वैल्यू कितनी, 0। √2gh सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो e की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, √h2 माइनस √h1 होल डिवाइडेड बाय √h। तो सिंपल, अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही है इलास्टिकली इन केस ऑफ पेंडुलम सिस्टम, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये था कंप्लीट कोलिजन का पहला पार्ट, कोलिजन इन वन डायमेंशन, दैट इज हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जिसको मैं ऑब्लिक कोलिजन भी कहता हूँ, मैं क्या सारी कहती हूँ। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो सही लगी होगी, और लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।